अब चलो यहीं से तुम्हारा एकदम बढ़िया पॉइंट शुरू होने वाला है न्यूमेरिकल्स के लिए। और बहुत सारे दर्पण में कोण क्या होता है, जैसे कि वक्रता केंद्र होता है कि बिना केंद्र से तो दर्पण बनेगा नहीं, उसके बीच में जो एक अक्ष खींचा जाता है वो प्रधान अक्ष होता है। तो बहुत सारे चीज़ हैं, तो अब उसको समझते हैं यहाँ से। अब जो है ना तुम्हारे क्लास को जो है ना इम्पोर्टेंस देने लगना। ऐसे पीछे वाला भी था और ये थोड़ा बढ़िया से समझना, क्योंकि ये समझने से पूरा आगे की बात अब क्या करेगा, समझ में आएगा। इतना तो तुम्हारा दर्पण उर्पण के बारे में बेसिक पढ़ना था। अब तुम्हारा मेन बात सब शुरू हो रहा है, यही हमको समझना है, इसी से हमको क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो अब चलो क्या है, हम पॉइंट इसको बना दिए हैं। क्या पॉइंट बना दिए कि गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न विभिन्न पद है, यानी डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड विथ स्फेरिकल मिरर, यानी डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स को समझेंगे किसमें, स्फेरिकल मिरर में, यानी कि गोलीय दर्पण में, कि अलग अलग पद क्या है, अलग अलग टर्म्स क्या है। तो समझना बहुत इम्पोर्टेंट्स बात है, इसको बढ़िया से समझना। अगर ये समझ में आ गया, आगे का जितना बात होगा इसी से तुम परिभाषा बना के समझ लोगे। यही दो फिगर से तुम परिभाषा बना लोगे। बताओ तो ये पहला फिगर जो दिख रहा है, ये बताओ तो कौन दर्पण है, पहचान कैसे कर लिया, कैसे जान गया कि ये अवतल दर्पण है। हाँ, क्योंकि इसमें बाहर से रंगा हुआ है, तुरंत बताया है ना। जिसको बाहर से रस्तित किया हुआ है कौन दर्पण, अवतल। ये कौन दर्पण है, उत्तल। इसको कैसे पहचान लिया, क्योंकि इसमें देखो अंदर की ओर रंगा हुआ है, यानी अंदर से रंगा हुआ है। तो ये कौन दर्पण है, तो बताओ अवतल उत्तल तो पहचान आ गया। तो हम यहाँ लिख भी दिए हैं कि कौन दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, और ये कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ये कौन दर्पण है। तो चलो पहले इस दर्पण के बारे में समझते हैं, जब ये समझ में आ जाएगा तो वो भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि एक अवतल दर्पण बनाना है। तो हमने एक अवतल दर्पण बना दिया, समझ में आया। एक बढ़िया सा हमने क्या किया, एक केंद्र लेके एक बढ़िया सा हमने क्या बनाया, अवतल। बताओ तो गोलीय दर्पण खोखला गोला का भाग है या नहीं है। तो इसको हम पूरा गोल करेंगे, तो इधर आधा आधा करेंगे, डैश डैश डैश, तो ये खोखला गोला का ये क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो समझ में आया। तो पहले बता चुके थे ना। सबसे पहले क्या करना है कि एक अवतल दर्पण बना लेना है। ठीक है, तो हम अवतल दर्पण एक केंद्र को रख के इसको क्या किए, बना लिए। तुम सब भी पेंसिल से एक ऐसे करना, यहाँ रखना, और केंद्र से ऐसे क्या करना, एक अवतल दर्पण खींचना, ऐसे ऐसे बनाना। और बाहर से इसको रंग दोगे तो वो अवतल दर्पण बन जाएगा, भीतर से रंग दोगे तो कौन दर्पण बन जाएगा, उत्तल दर्पण। तो हम बाहर से क्या किए, इसको रंग दिए। तब केंद्र एक हो गया। तो यहाँ पर बताओ, ये जो है यहाँ पर एक केंद्र हो गया। तो इस केंद्र को हम किससे सूचित करेंगे, सी से सूचित करेंगे। किससे सूचित करेंगे, सी से। तो इस सी से सूचित करेंगे। इसका नाम क्या हिंदी में पड़ेगा बताओ तो, वक्रता केंद्र। इसको क्या बोलेंगे बताओ तो, वक्रता केंद्र कहेंगे। अब कहेंगे कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, द सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद रखना, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद रखना, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो सी से सूचित करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो किससे सूचित होगा, सी से सूचित होगा। तो सी से सूचित करेंगे तो इसको वक्रता केंद्र कहें। तो बताओ, हमने यहाँ सेंटर लेके इसको गोला खींचा, तो बताओ इसका जो ये सेंटर खींचा तो इसको क्या बोले, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब क्या हिंदी में, वक्रता केंद्र। तो बताओ वक्रता केंद्र समझ में आ गया। वो जो तुम ऐसे कर कर ऐसे खींचोगे, यहाँ जो पकड़ के जो खींचोगे, इसका क्या नाम पड़ गया, वक्रता केंद्र। समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, वक्रता केंद्र हो गया। एक दर्पण जो है, इसके बीचों बीच हमने एक ध्रुव बनाया, एक पोल बनाया, कि दर्पण के जो बीचे बीच यानी ज्यामितीय केंद्र, यहाँ से यहीं तक ना वर्क होगा। कहीं भी प्रकाश का परावर्तन होगा तो यहाँ से यानी एम और एम डैश से अंदरे में होगा। तो हम ये भी लिख देते हैं एम और एम डैश जो है ना वो क्या है। तो समझना, एम और एम डैश क्या है, कोई बता सकता है हमको। एम और एम डैश यानी यहाँ एम से लेकर और यहाँ एम डैश तक के क्या है, तो ये दर्पण का द्वारक है। याद रखना, क्या है, दर्पण का द्वारक। द्वारक का मतलब होता है कि दर्पण यहीं से यहीं तक के है, यहीं में कहीं ना कहीं प्रकाश का क्या हो सकता है, परावर्तन होगा। क्या यहाँ हो सकता है, यहाँ दर्पण है नहीं है तो होगा कहाँ। तो एम और एम डैश दर्पण का क्या है, द्वारक है, जो यहाँ से यहाँ तक ही प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन होगा। बताओ समझ में आ गया। अब क्या है कि एम और एम डैश के बीचों बीच मध्य बिंदु पर एक ध्रुव होता है। ये क्या होगा, ध्रुव होता है। तो यहाँ पर हमने एगो ध्रुव बनाया, यानी कि पोल बनाया। इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोल, और हिंदी में क्या बोलेंगे, ध्रुव कहेंगे। तो यहाँ पर ध्रुव बनाया।
अब हमने क्या किया कि सेंटर से लेके यानी सी से लेके और ध्रुव तक एक हम रेखा खींच दिए। हमने क्या खींच दिया, एक रेखा खींच दिया। तो स्केल से लेके हमने क्या खींच दिए, तो ये रेखा जो खींचे हैं जिसका नाम है एक्स वाई, इसका नाम क्या है एक्स वाई, इसका क्या नाम है, तो हमने लिखा देख लो, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। बताओ यहाँ से यहाँ तक जो हमने खींचा है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। तो बताओ अभी कई गो बात बता दिए, 3 बात बता दिए, 4 बात बताए, 5 बात बता दिए। क्या बताए, पहला नंबर कि ये हम जो बनाए हैं ये कौन दर्पण बनाए, अवतल दर्पण, एक बात हुआ। दूसरी बात यहाँ एम और एम से एम डैश से लेकर जो ये बना है यानी यहाँ से यहाँ तक इसको क्या कहे हैं, दर्पण का द्वारा। कई गो बात हो गया, दूसरा बात हुआ। तीसरा बात कहे थे कि जो यहाँ जो है ना इस सेंटर, तो बिना सेंटर से दर्पण तो बन ही नहीं पाएगा। तो बताओ, सबसे पहले तो ये बताए थे कि सेंटर से इसको दर्पण बनाना है, तो ये बताओ वक्रता केंद्र हो गया। तीसरा बात, चौथा बात क्या बताया कि यहाँ पर ये दर्पण का जो ज्यामितीय केंद्र है जो यहाँ से यहाँ तक ही मैथ बनेगा, चाहे कुछ भी होगा, चाहे प्रकाश का परावर्तन होगा, तो इसके मध्य में एक हमने बिंदु दिया जिसका नाम क्या पड़ गया, ध्रुव। चौथा हो गया। अब पाँचवा बताए क्या कि वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक के को मिला दो रेखा, एक रेखा खींच दो, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहेंगे। तो बताइए 5 गो बात समझ में आ गया, ये 5 बात तुमको समझ में आया कि नहीं। अब देखो और बात क्या है यहाँ समझना। अब क्या होता है कि ध्रुव जो है ये ध्रुव और ये वक्रता केंद्र है ना, तो यहाँ से यहाँ तक कोई ना कोई दूरी तो होगा, बिना दूरी का कुछ हो सकता है। तो देखो ये ध्रुव और ये वक्रता केंद्र, इसके दोनों के बीच की जो दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता से नाम है। यहाँ से दूरी, कोई भी दूरी मापोगे तो इधर से केंद्र से नहीं मापाता है, कोई भी दूरी कहाँ से मापाता है, ध्रुव से। यहाँ पर तुमको कहेंगे कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी बताओ, तो किधर से मापोगे, इधर से वक्रता केंद्र से कि ध्रुव से। जो भी दूरी मापना हो किधर से मापना, ध्रुव से। मैथ में यही सब काम आएगा, ध्रुव से मापेंगे, ध्रुव से मापेंगे और किधर की ओर, वह मापते ओर गए, कहाँ तक आ गए, वक्रता केंद्र तक आ गए। कहाँ तक आ गए, वक्रता केंद्र तक आ गए। वक्रता केंद्र तक जो आए तो उसको क्या नाम पड़ गया, तो इसका मतलब है कि वक्रता त्रिज्या क्या है, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो बीच के जो दूरी होता है उसी को क्या कहते हैं। समझ में आया, हमेशा याद रखना, ये बहुत आगे चलकर काम आएगा कि ध्रुव से लेके और वक्रता केंद्र तक के जो दूरी होगा बीच की वो क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। इसको किससे सूचित करेंगे, आर से। तो बताओ इतना समझ में आ गया। अब चलो इसमें समझते हैं, बताओ इसमें समझ में आ गया सब कुछ। अब इसमें समझते हैं, बताओ फिर इसमें क्या करेंगे, एक सेंटर लेकर हमने इसमें क्या खींचा, एगो उत्तल दर्पण बनाया, सेंटर लेके हमने इसमें क्या किया बताओ तो, उत्तल दर्पण बनाया। अब उत्तल दर्पण हमने इसमें बनाया, कैसे उत्तल दर्पण तुम पहचान ले कि उत्तल दर्पण बना हुआ, हाँ इसको अंदर की ओर हमने रंगा हुआ है इसमें, इसलिए कौन दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। तो बताओ सबसे पहले मैंने इसमें क्या किया, एक सेंटर से एक दर्पण बनाया। तो सबसे पहले हमने सेंटर बनाया, तो एक सेंटर बनाया, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेंटर कहते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं बताओ तो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलेंगे बताओ तो, पूछेंगे कि इसका क्या नाम है, तो बताओ तो सेंटर ऑफ क्या है, कर्वेचर। याद रखना क्या है नाम, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसको वक्रता केंद्र कहेंगे। अब बताओ इसको एक दर्पण खींच दिया, तो बताइए कौन दर्पण बन गया, उत्तल दर्पण बन गया। अब यहाँ एम से लेकर एम डैश क्या है बताओ तो, इसमें भी वही है कि एम से लेकर एम डैश तक क्या है, दर्पण का द्वारक है। इसमें अवतल दर्पण का द्वारक था, इसमें किस दर्पण का द्वारक होगा, उत्तल दर्पण का द्वारक होगा। तो दूसरा बात समझ में आ गया। बताओ पहली बात हमने क्या किया, एक केंद्र लिया और दर्पण बनाया, तो एक वक्रता केंद्र का पता चल गया, दर्पण भी पता चल गया कि ये कौन दर्पण बन गया, उत्तल दर्पण। अगली बात क्या बताया तीसरा कि एम से लेकर एम डैश क्या है, दर्पण का द्वारक है। दर्पण का द्वार इतने ना है, क्या इतना है नहीं, हम जहाँ तक ये बनाए हैं वहाँ तक दर्पण का द्वार, यहाँ तक बनाते तो यहाँ तक दर्पण का द्वारक होता, तो ये दर्पण का द्वारक है। फिर हमने क्या कहा कि दर्पण के ज्यामितीय केंद्र, यहीं से ना यहाँ तक ज्यामितीय केंद्र है, और इसके एकदम बीच में मध्य में, यहाँ से यहाँ के बीच मध्य में हमने वो क्या बनाया, ध्रुव बनाया, पोल एक्सिस किया, तो ये ध्रुव बना दिया। तो यहाँ लिखा हुआ कि ये क्या है, ध्रुव है, इंग्लिश में पोल कहते हैं। अब वक्रता केंद्र से ध्रुव को एक रेखा से क्या किए, मिला दिए। जैसे इसमें मिलाए थे उसी तरह इसमें भी क्या किए, मिला दिए। तब बताओ मिला दिए तो इसमें भी हम नाम इसको रख देते हैं कि तू बाबू एक्स है और इधर क्या है, वाई है। तब बताओ एक्स और वाई क्या है बताओ तो, प्रधान अक्ष या क्या है,
मुख्य अक्ष। बताओ तो एक्स और वाई क्या है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। तो बताओ ये भी बात समझ में आ गया। इसके बाद हम तुमको कहे थे कि फिर देखो जैसे ही मैं ध्रुव से चले थे वक्रता केंद्र की ओर, तब क्या बना, वक्रता त्रिज्या बीच की दूरी हुआ। इसमें भी चलेंगे ध्रुव से लेके और वक्रता केंद्र की तरफ चलेंगे तो बताओ इसमें भी क्या होगा, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं, वक्रता केंद्र को किससे सूचित करते हैं, सी से। इनमें एक्स वाई क्या है, पी क्या है, ध्रुव है, सी क्या है, वक्रता केंद्र। ठीक है, एम और एम डैश क्या है, दर्पण का द्वारक। बताओ तो फिर से पूछ रहे हैं, बताओ तो एक्स वाई क्या है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। एवं एक्स वाई क्या है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। इसमें बताओ तो सी का मतलब क्या होता है, वक्रता केंद्र। इसमें भी वही, इसमें भी वही, सेम चीज़ है। इसके बाद बताओ पी का मतलब क्या होता है, पोल। तो पोल मतलब ध्रुव। तो ये ध्रुव हो गया। ध्रुव कहाँ बनता है, तो दर्पण के एकदम बीचों बीच। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया, आया समझ में। इसके बाद बताओ उत्तल दर्पण की पहचान क्या है, हाँ उसको अंदर की ओर कलाई किया जाता है। एम और एम डैश क्या है बताओ तो, दर्पण का द्वारक है, जो इसमें है इसमें भी है, आएगा समझ में। ध्रुव से चलेंगे और वक्रता केंद्र तक चलेंगे तो क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। इसमें दो गो बात और समझ लो, अब ये समझ लो, इस दोनों के बीच में अब कहीं से भी मान के चलो कोई भी वस्तु से प्रकाश आएगी, ठीक है, बस कोई भी वस्तु रखेंगे उसमें तो प्रकाश नहीं, प्रकाश की उपस्थिति में चमकता है, उससे आएगा इसके ऊपर। यानी कि कोई भी मान के चलो टॉर्च से हम इस पर प्रकाश देंगे, ठीक है, मान के चलो टॉर्च से क्या देंगे, इसमें प्रकाश देंगे और इस प्रकाश इस पर पड़ेगा तो परावर्तन होगा। अब परावर्तन होने के बाद वो किससे जाती है बताओ तो, फोकस से जाती है, जिसको मुख्य फोकस कहते हैं। तब मान के चलो कि अंदर में यहाँ पर क्या है, फोकस हम बना दिए और बनाए नहीं, अब जिससे होकर जिस यहाँ पर रखेंगे इससे होकर ही चला गया तो यहीं पर ही क्या हो गया, फोकस हो गया। ये नहीं कहना पहले से बना के रखे हुए हैं, यहाँ से प्रकाश देंगे इधर से जाएगा, आज इधर में जाएगा, जो प्रधान अक्ष किस बिंदु को काटते हुए जाएगा वहीं पर परावर्तन किरण, कौन किरण, परावर्तित किरण, कौन किरण, परावर्तित किरण जैसे ही दर्पण के बाद दर्पण पर पड़ेगा और परावर्तित होकर क्या होकर, परावर्तित होकर जो इस मुख्य अक्ष को काटते हुए जाएगा वहीं पर क्या बनता है, फोकस। तो यहाँ पर फोकस हो गया। फिर यहाँ से इधर हम प्रकाश देंगे, इधर की ओर चला जाएगा, फिर पीछे करेंगे तो कहीं ना कहीं तो ज़रूर काटते हुए जाएगी पीछे मुँह। तो यहाँ पर क्या बना, मान के चलो यहाँ से काटते हुए जा रही थी तो यहाँ पर क्या हो गया, फोकस। तो फोकस भी समझ में आ गया। अब फोकस समझ में आ गया, फोकस क्या है बताओ तो, कोई भी प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है और परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आकर क्या करती है, मिलती है, उसे ही क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो इधर भी फोकस, इधर भी फोकस। ठीक है, अब समझना, तो मुख्य फोकस समझ में आ गया, इसमें भी वही मुख्य फोकस है। अब फिर जैसे हम बताए थे कि ध्रुव से वक्रता केंद्र तक चलेंगे तो क्या बन जाएगा, उसी तरह इसमें फिर चलेंगे, ध्रुव से लेके चलेंगे और फोकसे तक जाके रुक जाएंगे। तो अभी दोनों के भी तो बीच की दूरी होगा। तो बताइए इस दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, समझो, इस बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या दूरी कहेंगे, फोकस दूरी कहते हैं। कौन दूरी, फोकस दूरी, और इससे छोटा यानी स्मॉल एफ से सूचित करेंगे। तो बताओ इसमें भी तो हो सकता है कि हम फिर ध्रुव से चलेंगे और कहाँ तक चलेंगे, फोकस तक, यानी ये ध्रुव से चलेंगे और कहाँ तक चलना है बताओ तो, मुख्य फोकस तक चलना है। तो बताओ इसका फिर क्या कहेंगे, इसको फोकस दूरी कहेंगे। इसको भी क्या कहेंगे, फोकस दूरी। इसको कौन ऐप से सूचित करते हैं, छोटा वाले ऐप से सूचित करते हैं। आ गया समझ में, ये समझ में आया हमने क्या बनाया से। तो बताओ तो इसका फोकस वास्तविक होगा कि इसका फोकस वास्तविक होगा, अवतल का वास्तविक होगा, क्योंकि ये चिकनी चमकीली सतह की तरफ है, परावर्तक सतह की तरफ है, तो इधर तो वास्तविक होगा। लेकिन इधर तो टूटा हुआ लाइनें से मिलाने जाएंगे तो इधर वाला फोकस क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। तो कहने का मतलब उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है, तो फोकस और दूरी भी क्या हो जाता है, काल्पनिक। इधर वाला बताओ इसका फोकस, अवतल दर्पण का फोकस क्या है, वास्तविक। तक फोकस दूरी भी क्या हो जाएगा, वास्तविक। तो समझ में आ गया ना। तो इतना बात समझ में आया। बताओ तो वक्रता केंद्र कौन होता है, तो दर्पण जो होता है जो यहाँ से वो बनता है केंद्र लेकर, उसी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। इसके बाद ध्रुव कहाँ होता है,
तो दर्पण के बीचों बीच में जो एक मध्य बिंदु होता है उसको क्या कहेंगे? ध्रुव। उसके बाद हम एक रेखा वक्रता केंद्र और ध्रुव से लेकर मिला देंगे तो उसको क्या कहेंगे बताओ तो? उसको हम प्रधान अक्ष कहेंगे, वक्रता त्रिज्या थोड़ी कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष या क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। उसको प्रधान अक्ष या क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। समझ में आ गया? इसके बाद बताओ तो हम कहेंगे कि बताओ इतना हो गया। अब पूछेंगे कि बताओ ध्रुव से लेकर और वक्रता केंद्र तक चलेंगे। ध्रुव से चलना शुरू करेंगे, वक्रता केंद्र तक चलेंगे तो दोनों के जो बीच के जो दूरी होगा ओकरा क्या कहेंगे? उसको वक्रता त्रिज्या कहेंगे। फिर कहेंगे कि कोई भी स्रोत से प्रकाश की किरण आ रही है, इस दर्पण पर पड़ेगी और परावर्तन होकर परावर्तित किरण बनेगी, और परावर्तित किरण बनेगी और प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर आकर वो टच कर देगी उसी को क्या बोलेंगे? उसको हम फोकस बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। समझ में आया? उसको क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। तो वो फोकस हो जाएगा। अब बताओ फिर क्या करेंगे? जब फोकस का पता हम कर लिए तो फिर ध्रुव से चलेंगे अब फोकस तक के चलेंगे तो क्या कहलाएगा? ध्रुव से वक्रता केंद्र तक चलेंगे तो इसको आर से सूचित करते हैं, और ध्रुव से फोकस तक चलेंगे तो इसको हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसको छोटका एफ से सूचित करते हैं। छोटा एफ इसलिए क्योंकि एक बड़ा एफ है और यहाँ तो एफ पहचान में नहीं आएगा, तो इसलिए मुख्य फोकस या फोकस को बड़ा एफ और फोकस दूरी क्या हो गया? छोटा एफ। तो इसी पहचान के लिए। तो समझ में आ गया? क्या इसमें भी तो वही बात होगा? इसमें क्या दूसरा बात होगा? वही बात होगा, सेम टू सेम वही चीज़ होगा। इसमें भी हम बनाएंगे तो एक केंद्र से ही हम क्या करेंगे? इसको एक उत्तल दर्पण हम बना लेंगे। ठीक है, अब केंद्र से ये वक्रता केंद्र हो जाएगा। बताओ अब इसके बाद हम ये है उत्तल दर्पण के बीचों बीच फिर एक हम क्या बनाएंगे? ध्रुव बनाएंगे। उत्तल दर्पण के बीचों बीच मध्य बिंदु पर एक क्या बना देंगे? ध्रुव बना देंगे। फिर क्या करेंगे कि एक स्केल लेके और हम क्या करेंगे? पी और सी यानी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को एक रेखा से मिला देंगे और उस रेखा का नाम एक्स वाई रख देंगे तो उस रेखा को क्या बोलेंगे? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलेंगे। समझ में आ गया? अब फिर कहेंगे कि बताओ अब वक्रता केंद्र क्या है? तो सेंटर से खींचे है तो वक्रता केंद्र हो गया। तो समझ में आ गया? अब कहेंगे कि बताओ इसमें फोकस क्या है? तब फोकस में क्या होगा कि कोई बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण यहाँ पर पड़ेगी, चाहे यहाँ पर पड़ेगी, कहीं पर पड़ेगी, नीचे या ऊपर कहीं भी। पड़ने के बाद वह परावर्तन होगा। अब परावर्तन होगी तो क्या उसका परावर्तित किरण मिलेगी किसी एक बिंदु पर? नहीं मिलेगी, इधर की ओर तो मिलेगी नहीं, लेकिन जब हम पीछे करेंगे तो हमको मिलती हुई क्या करेगा? प्रतीत होगी। किस पर? प्रधान अक्ष पर। कहाँ पर? प्रधान अक्ष पर कहीं मिलती हुई क्या होगी? प्रतीत। जैसे देख लो ना, यहाँ पर मिलती हुई क्या हो रही थी? इसमें प्रतीत हो रही थी। तो जब मिलती हुई प्रतीत हो रही थी तो इसी को क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। समझ में आ गया? फिर क्या कहे थे कि चलिए आप ध्रुव से चलिए केंद्र तक के, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक चलिए तो उसको क्या नाम देंगे? तो चलिएगा तो उसकी जो दूरी आएगी उसको क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। फिर कहेंगे कि इसी ध्रुव से मुख्य फोकस तक चलिए तो इसका क्या नाम देंगे? फोकस दूरी। तो बताइए बढ़िया से फिगर समझ में आ गया? तो सर इसको बना लिया है ना पहले, तो पहले इसको बढ़िया से बना लेना, नहीं तो फिर अभी घजमज हो जाएगा तो समझ में नहीं। अभी दो गो जब बात नया किए हैं, एक बात फोकस वाला ये लिख लेना तुझसे, ठीक है इसमें। तो चलो ये क्लियर हो गया। अब आगे है, अब एक एक बात को परिभाषित करते हुए समझेंगे। मैं जितना बात बताए हैं ना, ध्रुव बताए हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बताए हैं, अवतल दर्पण तो बता दिए, ध्रुव बताए हैं, प्रधान या मुख्य अक्ष बताए हैं, वक्रता केंद्र बताए हैं, मुख्य फोकस बताए हैं, फोकस दूरी बताए हैं, वक्रता त्रिज्या बताए हैं, दर्पण का द्वारक बताए हैं। ये सब जो बताए हैं ना, इस सब को अब बढ़िया से परिभाषित करेंगे। ठीक है, तो चलो अब बढ़िया से इस सबको क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं। ठीक है, पॉइंट है क्या है बनने का इसमें से पॉइंट समझना कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। ध्यान रखना, हम तुमसे क्या कह रहे हैं? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र। क्या पूछे हम तुमसे बताओ तो? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र। याद रखना, इसमें जो है ना क्वेश्चन तुमको फंसाने के लिए कभी कभी तुमको गोलीय दर्पण न दे के अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र देगा, ठीक है, और कभी कभी तुमको देगा उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र। तो क्या इसका आंसर होगा समझना। अभी हम तुमको पढ़ा रहे हैं क्या? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन कैसे कैसे घूम जाता है? पढ़ के गया हुआ रहेगा वक्रता केंद्र से, लेकिन वहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा। कभी पूछ देता है वक्रता केंद्र
किससे? तो गोलीय दर्पण से, कभी पूछ देगा अवतल दर्पण से और कभी पूछा जाएगा उत्तल दर्पण से। तो विशेष कुछ अंतर नहीं है। क्या अंतर है समझना अभी पहले। तो पहले अभी हम गोलीय दर्पण अभी पूरा यहाँ चीज़ बताए हैं, पूरा क्या बताए हैं? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण कै प्रकार के, कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। तो ये अवतल दर्पण से बता दिए और ये किससे बता दिए? अब यही अवतल में से अलग अलग करके पूछेगा, नाम रख रख के पूछेगा। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र क्या है, अवतल दर्पण का ध्रुव क्या है, ऐसे कर कर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर है इसमें उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र क्या है, उत्तल दर्पण का ध्रुव क्या है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या है, उत्तल दर्पण की मुख्य फोकस क्या है, ऐसे अलग अलग करके देगा। आज अभी दोनों मिला के देगा तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा? हाँ, तो गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र। तो अभी हम पढ़ेंगे क्या, बताओ तो? गोलीय दर्पण का। ध्यान रखना, यही सब कंफ्यूजन होता है। अब समझ में आ गया बढ़िया से कि हमको क्या कह रहा है? तो चलो, क्या है क्वेश्चन की गोलीय दर्पण का, यानी दोनों के मिलाने के बाद है ना गोलीय दर्पण होता है, क्योंकि 2 प्रकार के गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? बताओ, कौन केंद्र पूछ रहा है? वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र के बिना कोई दर्पण बनेगा? बिना केंद्र से कोई दर्पण बन सकता है? नहीं। तो देखो क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है। बताओ, गोलीय दर्पण जो बनाए हैं 2 गो, अवतल और उत्तल, ये खोखला गोला का ही ना भाग है। खोखला गोला समझ रहा है ना, एक पूरा रहता है तो गोला होता है, ये आधे ना है। तो बताओ, ये आधा गोला है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? खोखला गोला। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का क्या होता है? तो बताओ, ये आधा है तो खोखला है कि पूरा है? खोखला है। तो खोखले गोले का एक भाग है। तो गोलीय दर्पण खोखला गोला का ही क्या होता है? भाग होता है। उस गोले के केंद्र को, अब वो जो खोखला गोला जो होगा, और उस गोला का केंद्र से, बताओ इस गोला का केंद्र कहाँ है? यहाँ पर है। और इस गोला का केंद्र कहाँ है? यहाँ पर है। तो बस उस गोले के केंद्र को ही दर्पण का क्या कहेंगे? तो क्या भारी है? बहुत आसान है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का क्या है? एक भाग है। याद रखना, कोई भी दर्पण पूरा गोला नहीं होता, वो क्या होता है? खोखला गोला ही होता है। वो क्या होता है? खोखला गोला ही होता है। तो खोखले गोले का एक क्या है? भाग है। उस गोले के केंद्र को, उस गोले के क्या केंद्र को ही दर्पण का क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। किस दर्पण का? गोलीय दर्पण चल रहा है, तो गोलीय दर्पण का क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। आ गया समझ में? अगर यहाँ गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र है तो यहाँ लिख देना गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वही लास्ट में मिला देना है। आ गया समझ में? तो बताओ तो गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? सब स्टूडेंट जवाब दो। हाँ, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का क्या होता है? भाग होता है। उस गोले के केंद्र को क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। या गोलीय भी लिख सकते हो। गोलीय दर्पण का क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। आ गया समझ में? अब बताओ, अतः इसे सी से सूचित किया जाता है। कर्वेचर ऑफ सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर बताए थे ना। तब बताओ यहाँ पर सी है ना। तब बताओ वक्रता केंद्र को किससे सूचित किया जाता है? सी से सूचित किया जाता है। आ गया समझ में? अब चलो, इसी गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होते अवतल और एक होते हैं। अवतल की पहचान करने के लिए बताए थे कि बाहर से कलई किया गया हो तो अवतल, अंदर से कलई किया गया है तो उत्तल। जिधर से परावर्तन होता है प्रकाश, उधरे तरफ केंद्र रहेगा तो अवतल होगा। और जिधर तरफ परावर्तन होगा प्रकाश का, उधर तरफ केंद्र नहीं रहेगा, रंगा हुआ भाग बगल रहेगा, तो वो क्या है? उत्तल दर्पण। तो समझ में आया? तो अब समझना यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव है। आई ऑब्जेक्टिव पूछा भी जाता है, मोस्ट भी आई ऑब्जेक्टिव है तुम्हारे लिए। क्या पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने, एकदम दर्पण का सामने का मतलब होता है जिस तरफ वस्तु रखा है, अब प्रकाश का परावर्तन भी उसी तरफ हो रहा है, तो सामने यानी बाईं ओर होता है। तब बताओ इसमें है कि नहीं वो बात कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने। तो देखो, अवतल दर्पण यही ना है, और वक्रता केंद्र दर्पण के सामने ही ना है। ये तो दर्पण के पीछे हो गया। जो रंग दिया भाग वो क्या हो गया? वो पीछे वाला भाग हो गया। आज चिकनी और चमकीली सतह वो क्या हो गया? सामने वाला भाग हो गया। तो देखो, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने। तो देखो, इसमें दर्पण के कहाँ है? सामने ही ना है, अर्थात यानी बाईं ओर होता है। तो बताओ, इस तरफ वाले को क्या कहेंगे? बाईं ओर। और इस तरफ वाले को क्या बोलेंगे? दाईं ओर बोलेंगे। बाईं ओर कब होता है? जिधर तरफ वस्तु रखा जाता है ना,
चिकनी और चमकीली सतह जिधर होता है उधरे वस्तु रखेंगे तब ना। अब तुमको ही मान के चलो हम आईना देख, मान को ये आईना है, ये पीछे से इन्हें से रंग देंगे, हम कहेंगे इधर तरफ खड़ा होकर मुंह देखो तो दिखाई देगा उसमें, मतलब सामने रहेगा तब ना। चिकनी और चमकीली सतह जिधर रहेगा उधर तरफ ना तुमको चेहरा दिखेगा, तो एकरे कहते हैं सामने। और रंगल वाला भाग को क्या कहते हैं? पीछे वाला भाग कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है कि बाईं ओर, तो कहने का मतलब जिधर तरफ हम है चिकनी चमकीली सतह उसी को क्या बोलते हैं? बाईं ओर। तो समझ में आ गया, ये बाईं ओर हो गया, इधर तरफ क्या हो गया? अब है तो अवतल दर्पण में समझ में आ गया। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के किधर तरफ होता है? तो दर्पण के कहाँ होता है? सामने होता है, अर्थात किस ओर रहता है? बाईं ओर रहता है। इस तरफ रहता है तो क्या है? बाईं ओर। अब है उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे। अब बताओ, जो रंग दिया भाग वो दर्पण के पीछे, और जो नहीं रंगाया हुआ है चिकनी चमकीली सतह है तो वो क्या होगा? सामने। तब बताओ उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे, तो देखो यही नहीं है उत्तल दर्पण। अब वक्रता केंद्र, क्योंकि ये ऐसे गोला बना हुआ है, खोखला गोला का ही ना भाग है, तो पूरा गोला होगा तो ऐसे ना होगा, तो ऐसे होगा तो मेन सेंटर इधरे से ना होगा। लेकिन उत्तल दर्पण की खासियत क्या होता है कि अंदर से रंगा हुआ रहता है, अब बाहर से रहता है चिकनी चमकीली सतह, तो अंदर की ओर रंगा हुआ है का मतलब है कि जिधर तरफ वक्रता केंद्र है उधरे तरफ रंगा हुआ है कि नहीं? तो उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण का कहाँ हो गया? तो बताओ, यहाँ इस तरफ रंगा हुआ है, तो रंगल वाला भाग को ही ना पीछे कहते हैं। तो बताओ ये रंगल वाला भाग है तो ये क्या है? पीछे है, यानी दाईं ओर होता है। यानी किधर की ओर होता है? यानी इधर तरफ है तो कौन अथी ओर है? बताओ तो, इधर दाईं ओर हो गया, इधर तरफ क्या हो गया? अब वस्तु बताओ, इधर रखेंगे तो इनमें प्रकाश का परावर्तन होगा, तो इधर ही रखना होगा। तो वस्तु रखने की बारी आती है तो हमेशा बाईं ओर होता है। इधर भी देखो तो इधर बाईं ओर रखेंगे क्योंकि इधर चिकनी चमकीली सतह है, और इधरों हम किधर रखेंगे? इसमें भी हम बाईं ओर रखेंगे, इसमें भी कहाँ रखेंगे? तो एक क्वेश्चन और बन जाता है कि बताओ वस्तु को हमेशा दर्पण के किधर की तरफ रखते हैं? दाईं ओर या बाईं ओर? तो हमेशा याद रखना बाईं ओर रखते हैं। किधर रखते हैं? बाईं ओर। क्यों बाईं ओर? क्योंकि हमेशा बाईं ओर बगल जो है ना चिकनी चमकीली सतह है। समझ में? तो दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा एक एक नंबर के, ध्यान रखना। अब फिर चलो, अब ये वक्रता केंद्र का बात खत्म हो गया। अब इसमें हम ध्रुव भी देखे थे, है ना? अवतल में भी ध्रुव है, उत्तल में भी ध्रुव है। तो हमसे पूछा जा रहा है गोलीय दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, ना कि अवतल दर्पण का ध्रुव पूछ रहा है। तो गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र बताओ। हम कहीं भी में काम करेंगे तो एम और एम डैश के बीच ना करेंगे, एम और एम डैश के बीच में ना कोई भी काम करेंगे, तो वही है ज्यामितीय। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को, आप बताइए ज्यामितीय है पूरा यहाँ से यहाँ तक, अब बीच में एकदम सेंटर, एकदम बीचों बीच मध्य बिंदु, एकदम बीचों बीच एकदम मध्य बिंदु जो होता है ये केंद्र मान लेते हैं, तो वही ज्यामितीय केंद्र को गोलीय दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। इसका दूसरा परिभाषा ये भी बोल सकते हो कि दर्पण के सतह के, क्या बोलेंगे कि दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को, अब बताओ दर्पण यहाँ से एम डैश दर्पण है, एम से एम डैश दर्पण है, इसके सतह के मध्य बिंदु, एकदम कौन बिंदु? मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? तो याद रखना है, बीचों बीच के मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे? तो याद हो गया। बताओ तो दर्पण का ध्रुव क्या है? दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को, दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ, ये भी नहीं, ऐसा नहीं कि इसको तुम छोड़ देना। पूछा गया है कि दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? तो ध्रुव कहते हैं। ज्यामितीय केंद्र को क्या बोलते हैं? ध्रुव। तो ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा हुआ है। अब ध्रुव को किससे सूचित करते हैं? पी से। पी मतलब पोल, पी मतलब क्या? तो अतः इसे किससे सूचित किया जाता है? पी से सूचित किया जाता है। तो आ गया समझ में? इसे किससे सूचित किया जाएगा बताओ तो? पी से। समझ में आ गया? अब चलो तो बताओ एक बार दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? देखना नहीं, ऐसे ही बोलो बिना देखे। गोलीय दर्पण का ध्रुव किससे कहते हैं बताओ? गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को गोलीय दर्पण का क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। चाहे ये भी बोल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है कि गोलीय दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? ध्रुव कहते हैं। बताओ तो ऊपर वाला क्या परिभाषा था? तो ये दोनों याद रखना, ठीक है? दोनों, ये दोनों याद रखना। ऑब्जेक्टिव में तुमसे पूछा जाएगा तो याद रहेगा तो समझ जाएगा। तो आ गया समझ में ध्रुव? अब बताओ, ध्रुव भी क्लियर हो गया। अब क्या है अगला पॉइंट कि गोलीय दर्पण का वक्र प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष
किसे कहते हैं। अब हमको समझना है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, थोड़ा इस समझना, ठीक है, क्योंकि सारा चीज़ यही इसी पर काम होगा, यही रेखा से सारा वर्क होगा। तो गोलीय दर्पण का प्रधान अक्ष या क्या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, समझना बढ़िया से। बताओ तो प्रधान अक्ष इसमें कहाँ है, इस फिगर में, इसमें प्रधान अक्ष कहाँ है, इनमें एक्स वाई कहीं दिख रहा है, ये एक्स है और ये वाई है, यही तो प्रधान अक्ष है। इसमें बताओ तो कहाँ है, इसमें भी तो एक्स वाई क्या है, एक्स है, यहाँ वाई है, ये क्या है, ये किसको किसको मिलाने से बनता है, ये ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में जो मिलाने वाली रेखा होती है, इसको मिला दो रेखा तो क्या बन जाएगा, प्रधान अक्ष बन जाता है। तो चलो आप समझते हैं, लिखा हुआ है परिभाषा ही, जब यहाँ समझ गया है तो यहाँ वही चीज़ ना होगा, दूसरा थोड़ी हो जाएगा। लिखा हुआ है क्या, गोलीय दर्पण, क्या लिखा हुआ है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव, क्या लिखा हुआ है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, क्या लिखा हुआ है, ये गोलीय दर्पण के ध्रुव और ये वक्रता केंद्र, यही तो दो बात याद रखना है कि गोलीय दर्पण, हमको किस दर्पण से पूछा जा रहा है, गोलीय दर्पण से, तो सारा आंसर गोलीय दर्पण से ही देना। अवतल दर्पण से पूछेगा तब यहाँ अवतल दर्पण के करके बोलना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, गोलीय दर्पण के क्या ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, अब बताओ, गोलीय दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली क्या रेखा को, तो यहाँ से यहाँ तक एक रेखा से हमने क्या किया, मिला दिया, तो इससे ही प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। तो बताओ समझ में आ गया, बोलो तो क्या है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। हाँ सही है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे ही क्या कहते हैं, हाँ प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। बताओ समझ में आ गया। इसमें बताओ तो उत्तल दर्पण में कौन किससे मिला है, ध्रुव हम वक्रता केंद्र से मिला दिए, तो बताओ यहाँ पर हम एगो बना दिए कि एक्स है, ये क्या है वाई है, एक्स वाई क्या है प्रधान अक्ष है। बताओ समझ में आ गया, तो ये भी क्लियर। अब चलो गोलीय दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। अब क्या है पॉइंट कि गोलीय दर्पण का द्वारक, गोलीय द्वारक का मतलब क्या होता है, अरे एक गेट बना हुआ है, इसी में है तुमको जाना है, दीवार तोड़ के थोड़ी जाना है, तो कोई भी काम होगा तो इसी गेट से होकर आना है जाना है। तो इसमें भी बताओ यहाँ द्वारक कुछ है, एम और एम डैश इतना को जो बनाए हैं ये पूरा इसका क्या हुआ, द्वारक हो गया। दर्पण का ये सब क्या है, अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण का द्वारक है, ये उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण का क्या है। तो बस वही है, हमको यहाँ गोलीय दर्पण से पूछा गया है कि गोलीय दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं, तो कहना गोलीय दर्पण का वह भाग, गोलीय दर्पण का जिससे प्रकाश का परावर्तन वास्तविक रूप से होता है। बताओ अब इतने से न इतने बीच में प्रकाश का परावर्तन होगा क्या, हम यहाँ पर प्रकाश देंगे तो होगा, उधर आर पार करके वार चल जाएगा, बताओ कहीं पर होगा, नहीं हो पाएगा, इतने दूर ना होगा। तो रियल में प्रकाश का परावर्तन एम और एम डैश के बीच तक होगा, इसीलिए कहा गया है कि वह भाग जिससे प्रकाश का परावर्तन वास्तविक रूप से होता है। किस रूप से होता है, तो यहाँ से यहाँ तक ही वास्तविक रूप में होगा, फिर इसमें यहाँ से लेके एम डैश तक के ही वास्तविक रूप से प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन होगा। तो गोलीय दर्पण का क्या कहलाएगा, समझ में आ गया। अब इसी को है, बताओ यहाँ से यहाँ तक दर्पण की क्या है, चौड़ाई ना है, यहाँ से यहाँ तक दर्पण चौड़ा है, यहाँ से यहाँ तक ही दर्पण क्या है, चौड़ा है। तो गोलीय दर्पण की चौड़ाई को ही गोलीय दर्पण का क्या कहते हैं, यानी गोलीय दर्पण जितना तुम चौड़ा बनाओ, जितना तुम बड़का बनाओ, इतना पूरा बड़का बना दो, क्या है गोलीय दर्पण का क्या हो गया, द्वारक हो गया। एक और है, ये क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रखना, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी पूछा हुआ भी है, ये उससे ज़्यादा ये पूछा हुआ है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहते हैं। अब पर लड़का कन्फ्यूज हो जाता है क्या बोल रहा है, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह, तो यहाँ से यहीं तक ना परावर्तक सतह है, क्या यहाँ परावर्तक सतह है, तो यहाँ से यहीं तक परावर्तक सतह है। और इसके व्यास को तो बताओ, यहाँ से यहाँ तक हम ऐसे मिला देंगे तो ये इसका क्या होगा, व्यास हो जाएगा। केंद्र से लेकर यहाँ से यहाँ तक हम इसको मिला देंगे, केंद्र से ऐसे करके मिलाएंगे तो इसका पूरा का पूरा ही क्या हुआ, व्यास है ना हुआ। तो बताओ गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह, तो यहाँ से यहाँ तक परावर्तक सतह है और वो पूरा उसका क्या है, व्यास है, ये व्यास को ही क्या बोलते हैं, द्वारक कहते हैं। तो बताओ तीन तीन रंग का परिभाषा समझ में आया। बोलो तो थोड़ा पहला बारे में क्या बताए थे इसके बारे में। हाँ एकदम क्लियर बात कि गोलीय दर्पण
का वह भाग जिससे प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन वास्तविक रूप से होता है, एकदम रियल प्रकाश का एकदम परावर्तन होगा, तो समझ जाना क्या है, गोलीय दर्पण का द्वारक होता है। गोलीय दर्पण की चौड़ाई, जितना चौड़ा है दर्पण बना वही क्या होगा, गोलीय दर्पण का द्वारक होगा। या गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को क्या बोलते हैं। तो कई कई रंग की बातें हम इसमें बताते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, ताकि तुमको हर एक बात समझते आ जाए। अब आगे समझना, गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या बताओ। अब हम ध्रुव भी बता ही दिए हैं, प्रधान वक्रता केंद्र भी बता ही दिए, इस पर प्रधान अक्ष खींच दिए, ये भी बता ही दिए, क्या द्वारक भी बता ही दिए। अब तुमको क्या आया, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होता समझना, कि मेन बात फिगर से समझ गया तो क्लियर हो गया। बताओ, यहाँ ध्रुव है और यहाँ वक्रता केंद्र है, तो कोई भी इस पर मैथ बनेगा। आगे एक आध क्लास के अंदर में अब तुमको मैथ बनना शुरू होगा। ये फिगर बढ़िया से समझ गया, एक एक मैथ समझेगा। तो गोलीय दर्पण में चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, तो अवतल चाहे उत्तल हो, कहीं से भी अगर मैथ इसमें बनाना है, अगर दूरी मापने की बारी आए तो हमेशा दूरी मापाता है ध्रुव से। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन गया, ये हम जो बोले हैं इससे एक ऑब्जेक्टिव बन गया कि बताओ दर्पण पर जो भी होता है अगर दूरी मापा जाता है, वह दूरी कहाँ से मापा जाएगा। तो तुम कहीं रहो, यहाँ रहो ध्रुव से मापो, यहाँ रहो ध्रुव से मापो, यहाँ रहो ध्रुव से मापो, ठीक है। नीचे चल जाओ, कथी से मापो, ध्रुव से ही मापना है तुमको। इसलिए मेन सेंटर यही है कि दर्पण में कहीं से रहो वस्तु रख दो, उसका अगर दूरी पता करना है कितना दूर पर वो वस्तु रखा हुआ है, उसको कहाँ से मापना है, ध्रुव से। तो ध्रुव से लेके चलना है और वक्रता केंद्र तक, क्योंकि देखो उसमें बात छिपा हुआ है। वक्रता त्रिज्या पूछा है ना, तो ये वक्रता नाम तो ले लिया, वक्रता नाम तो ले लिया ना, और ये वक्रता तुम्हारा नाम ले लिया, ये है तो तुम्हारे लिए बहुत काम का हो गया। वक्रता त्रिज्या पूछा है तो बताओ कहाँ से दूरी चलना, यानी मतलब चलना कहाँ से है, कहीं भी अगर दर्पण पर हो तो अगर दूरी मापना है तो चलना कहाँ से है, तो ध्रुव से चलो। और कहाँ तक जाना है, वक्रता है ना, तो वक्रता त्रिज्या पूछा है ना, तो हमको वक्रता केंद्र तक जाना है। बताओ वक्रता से कोई नाम इसमें है कहीं, है ना, यही तो है कि वो वक्रता केंद्र तक, तुमको वक्रता केंद्र तक चलना है। अगर हम मुख्य फोकस बता दें तुमको, अगर बता दे कद क्या बताओ, तो मुख्य फोकस बता दे और तब कहे फोकस दूरी बताओ, क्योंकि मुख्य फोकस को ही हम फोकस भी कहते हैं, याद रखना। मुख्य फोकस को हम क्या कह सकते हैं। तो अब हम कहेंगे क्या कि फोकस दूरी बताइए। तो कहाँ दूरी पूछ रहा है ना, तो दूरी, तो कोई भी दूरी मापना है कहाँ से चलेंगे, तो ध्रुव से स्टार्ट करेंगे। और कहाँ फोकस दूरी ना पूछ रहा है, फोकस तक चलेंगे। कहाँ तक चलेंगे, फोकस तक चलेंगे, वो क्या हो गया, फोकस दूरी हो गया। आया समझ में। उसी तरह से यहाँ देखो वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, तो हमको ध्रुव से चलना है और कहाँ तक जाना है, तो इसमें एक के वो नाम है वक्रता से, जिसका नाम है वक्रता केंद्र। तब बस परिभाषा बन गया कि ध्रुव से, है ना, और वक्रता केंद्र के ये जो बीच के जो दूरी है उसको क्या कहते हैं। देखो परिभाषा सामने है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। तो देखो गोलीय दर्पण के ध्रुव है और एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, तो वक्रता केंद्र यहाँ है, ये दोनों के क्या बीच की दूरी, यहाँ दोनों के क्या है, हम बनाए हैं ना यहाँ पर, इसके बीच की क्या दूरी को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे प्रायः आर से सूचित किया जाता है, रेडियस। इसको किससे सूचित करते हैं, आर से। तो समझ में आ गया। तो इसे प्रायः किससे सूचित किया जाता है, आर से। समझ में आ गया। बताओ इसका परिभाषा क्या समझ में आया, बोलो तो। बस ध्रुव और वक्रता केंद्र, परिभाषा तो सब समझने के लिए सिर्फ याद रखना, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया। परिभाषा में करना तो थोड़ा लैंग्वेज बना के बोलना कि गोलीय दर्पण के ध्रुव, क्योंकि गोलीय दर्पण से पूछा गया है। यहाँ अवतल दर्पण कहता है तो यहाँ अवतल दर्पण के ध्रुव करके बोलते हैं। जिसका नाम से कहेगा उसके नाम से शुरू करेंगे, ठीक है। बच्चा से पूछता है गोलीय दर्पण, तो यहाँ लिखता है अवतल दर्पण के ध्रुव। पढ़ने वाला कहता है कि अरे तुमसे गोलीय दर्पण पूछ रहे हैं या तो हमको अवतल दर्पण से जवाब दे रहा है। बात सबका आंसर वही रहेगा, क्योंकि दोनों इसी का ना भाग है, ये गोलीय दर्पण का ही ना दोनों भाग है। तब बात वही रहेगा, बशर्ते चेंज बात ये रहेगा कि हम पूछ किससे रहे हैं, वो जवाब देना। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होगा वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे प्रायः किससे सूचित करते हैं। बहुत आसान है ये सब, कोई भारी चीज़ थोड़ी है, समझो फिगर क्लियर हो गया। अब है अगला, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है, बताओ
एकदम जैसे यहाँ भी बताए थे कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र क्या है, तो एकरे जैसे उसको भी परिभाषा अगर चाहते हो तो बना देंगे कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग है उस गोले का क्या केंद्र था ना, इसमें क्या बोलेंगे कि गोलीय दर्पण जिस गोले का क्या है भाग है उस गोले के त्रिज्या को, उसमें बोले थे उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र, इसमें बोलेंगे उस गोले की त्रिज्या को क्या बोलेंगे दर्पण की, यानी कि गोलीय दर्पण की क्या बोलेंगे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो बताओ ये भी समझ में आ गया। अब चलो, अब इसमें जैसे वहाँ भी हम तुमको मोस्ट वीवीआई पॉइंट निकाले थे ऑब्जेक्टिव के लिए वक्रता केंद्र में, तो वक्रता त्रिज्या में भी निकलेगा मोस्ट वीवीआई पॉइंट्स, इसमें तो इसी समय निकल गया था। तो अब चलो समझते हैं क्या है। बताओ गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला का नाम बताओ। तो देखो यहाँ अवतल दर्पण पहला लिखा हुआ है और दूसरा का क्या है उत्तल दर्पण। तो देखो यहाँ अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है। बोला ऋणात्मक होती है, मन में आया कैसे ऋणात्मक, क्या धनात्मक भी तो हो सकता है, ऋणात्मक है क्यों, बताएंगे सब रीजन। अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है क्योंकि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या रजतित के विपरीत अर्थात बाईं ओर होती है। देखो जो भी बाईं ओर होगा ये पता करना है चिन्ह परिपाटी से। आगे हम तुमको एगो पाठ पढ़ाएंगे जिसका नाम है चिन्ह परिपाटी। क्या है चिन्ह परिपाटी पढ़ाएंगे, समझना। ग्राफ तो सब पढ़ा था ना, हम तुम सबको ग्राफ पढ़ाए ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण। चलो ये समझना। अब बताओ ये एक्स है और ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है, सब बताए हुए है ना। ये मेन सेंटर है ना, तो इसमें भी ये क्या है मेन सेंटर है। अब इधर तरफ जितना हम चलेंगे वो प्लस में चलेंगे कि माइनस में, माइनस में। तब बताओ इधर से इधर तरफ जितना चलेंगे ये सब क्या होगा माइनस में। अब फिर इधर से हम इतना इधर मुहे अगर हम चलेंगे तो ये क्या होगा बताओ तो प्लस में, ये क्या हो जाएगा प्लस में। दिखाई दे रहा है ना, वहाँ दिखाई दे रहा है ना उसमें। अब इधर तरफ चलेंगे तो ये बताओ ये क्या है प्लस में, और इस तरफ चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में। समझ में आ गया। इसमें भी वही बात कहना है। अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या, तो ये कौन दर्पण है, वक्रता त्रिज्या तुम्हारा किधर हो गया, ये मेन सेंटर से इधर हुआ कि उधर हो गया, इधर हुआ तो इधर तरफ है, तो इधर तरफ है, यानी मेन सेंटर से इधर तरफ है, तो मेन सेंटर से इधर तरफ क्या होता है। आ गया समझ में अगर आपके फिगर से। तो देख लो अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या इधर है ना, तो इसलिए वक्रता त्रिज्या क्या होती है किसका अवतल का, ध्यान रखना इसी बात का, किसका अवतल का। वक्रता त्रिज्या क्या होती है क्योंकि अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या रजतित के विपरीत अर्थात बाईं ओर है। बताओ रजतित इस तरफ है ना, अब विपरीत मतलब इसके इस तरफ ना है अर्थात बाईं ओर, तो सब इधर वाला क्या होता है बताए थे ना कि जिधर भी वस्तु रखो, किधर वस्तु रखेंगे हम, आईना यहाँ सामने रख देंगे तो तू किधर रहेगा जो तुम्हारा चित्र दिखेगा, तुम्हारा जिधर तरफ रंगल नहीं है उस तरफ न रहोगे, जिधर तरफ चिकनी चमकीली सतह उधर न रहोगे, तो इधर ना चिकनी चमकीली सतह है तो वस्तु इधरे रहेगा, तो वस्तु इसमें भी इधरे है। इसमें कहाँ इधर चल जाएगा, इधर रंगल तो इधर है तो रहोगे तो तुम इधरे ही, तो बताओ इसमें भी तो इधरे हो, इसलिए वस्तु दोनों स्थिति में किधर तरफ रहता है बाईं ओर, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव बनता है। हम बार बार बोल रहे हैं, एक बार और बोले थे कि कभी भी दर्पण में अगर वस्तु रखा जाएगा तो किधर तरफ रखा जाएगा हमेशा बाईं ओर। ठीक है, तो बताओ ये समझ में आ गया। तो अर्थात बाईं ओर और दाईं ओर क्या है, बहुत बच्चा को बाईं दाईं समझे नहीं आता है कि बाईं दाईं क्या हुआ। ठीक है, तो इधर तरफ बाईं ओर, जिधर तरफ वस्तु रख दिया वो बाईं हो गया, आज इधर की ओर कलई किया हुआ है क्या हो गया। तब बताओ ये समझ में आ गया अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक क्यों है, क्योंकि देख लो मेन सेंटर ये है, अब मेन सेंटर से इधर की ओर चले हैं, ये क्या हुआ इधर की ओर चले हैं तो क्या हो गया बताओ तो ऋणात्मक हो गया, क्योंकि देख लो मेन सेंटर से इधर की ओर चलते तो क्या होता है ऋणात्मक होता है। समझ में आ गया। इधर तरफ चलेंगे तो क्या होगा, तो अब देखो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमेशा धनात्मक, जैसे ये हमेशा ऋणात्मक तो ये हमेशा क्या है। तो देख लो अब इधर में घूमेगा, मेन सेंटर है। अब बताओ यहाँ वक्रता केंद्र इधर है ना, तो हम वक्रता केंद्र इधर है, हमको वक्रता त्रिज्या पता करना है, तो ध्रुव से वक्रता केंद्र तक ना जाना होगा, तो हम इधर तरफ गए मेन सेंटर से कि इधर तरफ गए, तो मेन सेंटर से इधर तरफ जाने पर क्या होता है तो
अब यहाँ मेन सेंटर से इधर तरफ की ओर चले तब बताओ, मेन सेंटर से इधर की ओर चले तब बताओ, वक्रता त्रिज्या हुआ। और इधर तरफ चले तो इधर तरफ चलने वाला क्या होता है? ये ग्राफ में तो सब पढ़ा था ना कि ये पूरा एक्स एक्सिस है, पूरा एक्स अक्ष हम बताए थे, इधर तरफ वाला प्लस और इधर तरफ वाला, और ऊपर से नीचे वाला वाई अक्ष है, ऊपर वाई प्लस में और नीचे वाई। तो ये बता चुके हैं ना, उसी से समझना। चिन्ह परिपाटी आगे टॉपिक बनेगा और बढ़िया समझ में आ जाएगा। तो बताओ, इसमें भी मेन सेंटर तू सा ग्राफ में कहते दू, तो तू कहाँ इधर से मापता था? दू यहीं से ना मापता, 1 2 कहते थे 5 जाओ वाई के मान प्लस में, तो 1 2 3 4 5 ऊपर में गिनता। कहाँ से? सब यहीं से ना। तो इसमें भी कहाँ से सब होगा? ध्रुव से। सब कहाँ से होगा? ध्रुव से होगा। समझ में आ गया? तो देखो, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमेशा धनात्मक होती है। तो हमेशा धनात्मक क्यों? उस तरफ है, तो उस तरफ वाला सब प्लस में होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या रजतित की ओर। वक्रता त्रिज्या किधर? जिधर रजतित किया हुआ है। तो देखो यहाँ रजतित किया हुआ है, तो इधर रजतित है, उधरे तरफ न है, अर्थात दाईं ओर। तो जिधर तरफ रंगल है वो क्या भाग होता है? तो बताओ, रजतित की ओर अर्थात दाईं ओर। तो हमेशा किस ओर है? दाईं ओर। तो बताओ, इस समझ में आ गया? आया कि नहीं? तो ये क्लियर हो गया। अब चलो आगे समझते हैं, फिर इसके आगे समझना। यहाँ नेक्स्ट टॉपिक है तुम लोगों का समझना यहाँ कि गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस से आप क्या समझते हैं। समझ में आया? इसके पीछे तुमने क्या पढ़ा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। ठीक है, अब हम समझेंगे कि गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस से आप क्या समझते हैं। और ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, परीक्षा में आया हुआ है। ध्यान से क्वेश्चन ये तुम देना कि हमसे क्वेश्चन पूछा किससे गया है, गोलीय दर्पण से पूछा जा रहा है या अवतल दर्पण से पूछा जा रहा है या उत्तल दर्पण से। यही ध्यान में रखना होता है क्वेश्चन। सिर्फ बच्चा क्या करता है, मुख्य फोकस देखता है और इसको ही नहीं देख पा रहा है, सही से समझ ही नहीं पा रहा है कि हमको गोलीय दर्पण से पूछा कि अवतल और उत्तल। क्योंकि गोलीय दर्पण से पूछेगा तो इसमें दोनों बात लिखना पड़ेगा, पता है ना? इनमें काहे दोनों बात लिखना पड़ेगा? क्योंकि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? कितने? 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल और एक उत्तल। तो जब गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस पूछा जाएगा तो इसमें अवतल और उत्तल दोनों के बारे में लिखना पड़ेगा। और सिर्फ जब अवतल करके पूछेगा तो अवतल के बारे में सिर्फ लिखेंगे, मुख्य फोकस के बारे में। उत्तल पूछा जाएगा तो सिर्फ क्या? उत्तल। तो ध्यान रखना, हमसे यहाँ पहले क्वेश्चन क्या है कि गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन समझ गया, इसका आंसर समझ गया तो तुमको अवतल और उत्तल तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो चलो समझते हैं, गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस से आप क्या समझते हैं, या गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं। दोनों वही चीज है, बस पूछने का तरीका अलग हो जाता है कि मुख्य फोकस से आप क्या समझते हैं, क्या आप समझते हैं इसके बारे में बताइए, यानी मुख्य फोकस के बारे में बताइए। फिर वही है, गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं, दोनों एक ही चीज होता है। आ गया समझ में? तो चलो अब इसका हम परिभाषा बताते हैं क्या है। तो गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर। तो बताओ, गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर। तो सबसे पहले तो एक गोलीय दर्पण बना लेंगे। तो गोलीय दर्पण क्या है बताओ तो? जिसका परावर्तक सतह गोल हो, यही ना बताए थे। तो चलो हम एक गोलीय दर्पण बनाते हैं जिसका परावर्तक सतह क्या हो बताओ तो? गोल हो। तो गोलीय दर्पण बनाएंगे। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल होता है, एक क्या होता है? उत्तल होता है। तो चलो पहले अवतल बनाते हैं, तब समझेंगे। ठीक है, अवतल को बाहर से क्या किया जाता है बताओ तो? कलाई किया जाता है। पता है कि नहीं? है पता कि नहीं बताओ? चलो ठीक है। अब बताओ, जब गोला बना है तो बिना केंद्र से बना होगा? तो केंद्र तो ले ही के बनेगा। तो केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। इसके बाद है दर्पण है, इसके मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। अब इस मध्य बिंदु को ध्रुव और वक्रता केंद्र दोनों को हम क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। तो चलो मिलाते हैं। मिला दिए। ये बताओ, मिला दिए तो इसका क्या नाम होगा? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। अब समझो यहाँ पर बात को, गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, तो ये प्रधान अक्ष नहीं है, और इसी के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें। तो हम इसके समांतर आने वाली क्या
प्रकाश की किरणें, तो इसके समांतर हमने आने वाली किरणें बना दिया। समझना एक एक बात को। क्या ऊपरे से प्रकाश की किरण जाएगा, नीचे से ना आएगा प्रधान अक्ष के? आएगा। तो चलो बनाते हैं। और दुइये को किरण आएगा, इसमें तो अनंत को किरण आ सकता है। समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से क्या होगा, पहले परावर्तन के बाद, तो दर्पण पर पड़ा, ये तो आने वाली किरण है ना, दर्शा दिए कि आ रही है किरण। और दर्पण से परावर्तन, तो ये दर्पण है, इससे क्या होगा, परावर्तन। तब परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, तब प्रधान अक्ष के हम जिस बिंदु पर क्या करेंगे, तब मान के चलो कि दर्पण से यहाँ पर परावर्तन हुआ, तो दर्पण पर पड़ा और यहाँ पर क्या हो गया, परावर्तन हो गया। फिर दर्पण से क्या हो गया, परावर्तन हो गया। नीचे से भी तो हो सकता है, तो नीचे से भी दर्पण से क्या हुआ, दर्पण से परावर्तन हुआ। फिर दर्पण से क्या हो गया, परावर्तन हो गया। तो बताओ दर्पण से क्या हो गया, परावर्तन होने के बाद कहीं ना कहीं जाकर मिला जरूर है। बताइए, है ना, प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर, तब मान के चलो यहाँ पर आके बन मिल गया, तो जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तब बताओ अवतल दर्पण में तो तुमको मिलती हुई दिख गया। एगो और होगा जिसका नाम क्या है, उत्तल दर्पण। के गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो चलो एक और बनाते हैं, यहाँ पर तो बना दे रहे हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में बताओ तो कहाँ से कलई होता है, अंदर से किया हुआ रहता है। बताओ ये तो इधर में है, गोल ना है, तो बताओ सब कुछ तो इधरे होगा। तो बताओ बताओ बिना गोला केंद्र के होता है, बिना केंद्र के तो गोला होगा ही नहीं। इसके बाद हम दर्पण के मध्य बिंदु में एक क्या बनाएंगे, बताओ तो दर्पण के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव। ठीक है। इसके बाद केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष। इधर डैश डैश काहे हो गया, बताओ तो। ये रंगा हुआ भाग है तो तुमको पता है, इधर काल्पनिक से ही मान के चलते हैं ना। बताओ इतना समझ में आ गया। अब क्या कहा जा रहा था, एक फिगर यहाँ है, ये हम अवतल दर्पण से बना दिए। किससे, ये अवतल दर्पण से बना, ठीक है। और ये कौन दर्पण से है, उत्तल दर्पण से। चलो समझना यहाँ बढ़िया से। क्या कह रहा था, गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, तो प्रधान अक्ष यही है ना, इसके भी समांतर आएगी प्रकाश की किरणें। तो चलो इसके भी समांतर एक प्रकाश की किरणें ऊपर से आया, इसके भी समांतर प्रकाश की किरणें आया, आ गया। इसके बाद क्या बोला है, किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, बताओ दर्पण पर पड़ा तो इसका परावर्तन होगा, तो परावर्तन होगा तो बताओ ये इधर की ओर झुक जाए तो इधर की ओर भागेगा ना। मान के चलो ये इधर की ओर चला गया, ये किरण इधर की ओर चली गई। ठीक, इतना समझ में आया। इसके बाद बताओ यहाँ पर इनमें कह रहा था कि परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत, तो बताओ प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर तो मिलती हुई दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या होगा बताओ तो में। तो मिलती हुई प्रतीत के लिए क्या करेंगे कि हम इसको पीछे ले जाएंगे, क्योंकि हमको ए साइड जाएंगे तो कहीं प्रधान अक्ष नहीं मिलेगा, इधर तरफ जाएंगे कहीं प्रधान अक्ष नहीं मिलेगा। प्रधान अक्ष मिलेगा कहाँ, अगर हम पीछे जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा, और इसको हम पीछे ले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिलेगा। लेकिन इधर ले जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ रंगा हुआ भाग है तो हमको मान के चलना पड़ेगा। तो चलो हम इसको मान लेते हैं, काल्पनिक रेखा खींचते हैं। तो हमने वो क्या खींचा, यहाँ काल्पनिक रेखा खींच लिया, ठीक है। इधर भी हम मान के ही चलेंगे, तो इधर भी हमने काल्पनिक रेखा ही खींचा। तब बताओ यहाँ पर काल्पनिक रेखा खींचा,
यहाँ पर हमको इस प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलते हुए, बताओ यहाँ पर मिल गया, तो ये मिलती हुई प्रतीत हुआ कि मिलती हुई ओरिजिनल में मिला कि मिलती हुई प्रतीत हुआ, बताओ हमको। क्योंकि इसमें तो देखो ओरिजिनल में आकर मिल गया, कैसे मिला बताए ही थे, और इसमें देखो में मिलता ही नहीं था, इधर जाएगा प्रधान अक्ष मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमको मुख्य फोकस की परिभाषा में ये बताना होता है कि प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर क्या करती है वो मिलती है, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर वो क्या करेगी। तो यहाँ तो इधर जाएंगे तो प्रधान अक्ष मिलेगा ही नहीं, इधर आएंगे तो प्रधान अक्ष मिलेगा ही नहीं, तो हम इसको क्या किए, परावर्तित किरण को पीछे किया, इस परावर्तित किरण को हमने क्या किया, पीछे किया, तो एक बिंदु पर हमको मिलते हुए क्या हुआ, प्रतीत हुआ। तब बताओ जहाँ जिस बिंदु पर मिलते ही प्रतीत होती उसी को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, फोकस कहते हैं, यानी एफ। इसमें भी मिली है, मिलती, इसी में क्या हुआ है, जिस बिंदु पर मिलती है यानी ओरिजिनल रेखा से मिला है, तो इसको क्या बोलते हैं, फोकस कहते हैं। तो अब समझो बढ़िया से, फिगर उगर बनाए, समझ में आ गया, आया समझ में। तो अब ध्यान दो बढ़िया से, फिर समझते हैं। गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, तो गोलीय दर्पण है, प्रधान अक्ष ये है, इसके समांतर आ रही प्रकाश की किरणें। इसमें भी देखो ये गोलीय दर्पण है, जिसका उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये है प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें। क्या बोल रहा है कि दर्पण से परावर्तन के बाद, तो दर्पण पर पड़ा परावर्तन हो गया, दर्पण पर पड़ा इधर भी परावर्तन हो गया, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो बताओ इस जिस बिंदु पर मिलती है, तो यहाँ ओरिजिनल मिल गया, और इसमें मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, उस बिंदु को गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इस बिंदु को, ये बिंदु चाहे ये बिंदु, दोनों बिंदु को क्या कहते हैं बताओ, तो मुख्य फोकस कहते हैं। गोलीय दर्पण का क्या कहते हैं, अब गोलीय दर्पण के कह रहा है तो अवतल अवतल दोनों हो जाएगा। अगर सिर्फ कहता अवतल तो सिर्फ इसका बारे में चलते, सिर्फ कहता उत्तल तो उसके बारे में हम चलते। तो बताओ इतना बात समझ में आ गया। तो उस बिंदु पर, उस बिंदु को गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे प्रायः एफ से सूचित किया जाता है। तो देखो हम क्या लिख दिए वहाँ, एफ, यहाँ भी क्या लिख दिए, समझ में आ गया। अब बताओ तो गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस क्या है, बताओ तो हम क्या परिभाषा बताएं। आया समझ में, क्या बोलेंगे कि गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, तब गोलीय दर्पण से ही बोलेंगे। तो गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के, याद रखना फोकस कहाँ बनता है हमेशा, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती ही प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु को गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे प्रायः एफ से सूचित किया जाता है। तो बताओ ये हो गया, और फिगर भी समझ में आ गया, ये अवतल दर्पण से, और कौन है, उत्तल दर्पण। अब नीचे क्वेश्चन आया, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, अब चलो अवतल दर्पण से भी तुमसे पूछ सकता है क्वेश्चन की अवतल दर्पण का मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। क्वेश्चन आया हुआ भी है, ये 2 नंबर में, 2 नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो क्या लिखेंगे, यही सिर्फ रहेगा, सिर्फ गोलीय दर्पण हटाएंगे, उसके जगह पर क्या रहेगा, अवतल दर्पण। और इसमें गोलीय था तो मैं दोनों बात लिखे थे कि मिलती और मिलती हुई प्रतीत, इसमें अवतल है तो मैं सिर्फ मिलती हुई लिखेंगे, क्योंकि देखो यहाँ अवतल में मिलती हुई दिख रहा है ना सिर्फ, उत्तल आएगा तो मिलती हुई प्रतीत वाली बात आएगा। तो देखो यहाँ क्या है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की क्या किरणें। तो देखो अवतल दर्पण है ये पूरा, और ये मुख्य अक्ष है, चाहे प्रधान अक्ष इसको बोलते हैं, समांतर किरणें आ रही है, प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ा, तो दर्पण पर पड़ा, परावर्तन के बाद, तब परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के, तो ये बोला पूरा क्या है, मुख्य अक्ष है, जिस बिंदु पर मिलती है, बताओ यहाँ पर आकर मिला है, तो जिस बिंदु पर मिलती है उस दर्पण को अवतल दर्पण का क्या कहते हैं, यानी उस बिंदु को, यहाँ दर्पण नहीं होगा, उस बिंदु को क्या लिखेंगे, उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो उस बिंदु यानी प्रधान अक्ष इस बिंदु है, तो उस बिंदु को अवतल दर्पण का ही क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। तो बात समझ में आ गया। या करके दूसरा रंग की बात भी हम बोल सकते हैं, रहेगा यही चीज। दूसरा परिभाषा क्या है कि अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, तो ये अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष है के समांतर ये सब आपतित किरणें हैं,
परावर्तन होके दर्पण के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, तो दर्पण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलते, तो बताओ मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर क्या कर गई, मिलती है, उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो बताओ इस बिंदु को क्या कहते हैं, तो इस बिंदु का क्या कहते हैं, तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। अवतल दर्पण का क्या, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। तो बताओ समझ में आ गया। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, आता है एग्जाम में तो जवाब देना, याद रखना। अवतल रहेगा तब मिलती है, उत्तल रहेगा तब मिलती हुई प्रतीत है, बाकी पूरा सेम परिभाषा रहेगा। गोलीय दर्पण पूछेगा तो गोलीय से लिखेंगे, तो हमें दोनों बात लिखना होगा। अवतल से पूछेगा तो अवतल लिखेंगे और इसमें से एक ही बात लिखेंगे, सिर्फ मिलती हुई प्रतीत को छोड़ देंगे, अब मिलती हुई को लिखेंगे। तो समझ में आया, इसका फिगर भी हो गया। अब चलो इससे ऑब्जेक्टिव क्या बनता है तो समझना। बताओ इसे प्राय एफ से सूचित करते तो पता हो गया। ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस या फोकस, मुख्य फोकस का दूसरा नाम क्या है, फोकस, क्या होता है। अब बताओ यहाँ रियल लाइन से आकर ना मिला है, तो इसलिए इसका फोकस जो होगा वो क्या होगा, वास्तविक होगा। हमेशा याद रखना इसका फोकस क्या होता है। अवतल दर्पण का फोकस दर्पण के सामने स्थित होता है। बताओ यही ना है दर्पण, और जिधर चिकनी और चमकीली सतह है उस सामने होता है, जिधर रंगल वाला भाग है वो पीछे होता है, बताए थे। तो इसका फोकस कहाँ है, चिकनी चमकीली सतह बगल है, इसलिए बोलेंगे अवतल दर्पण का फोकस दर्पण के कहाँ होता है, तो दर्पण के कहाँ है, सामने। अगर हम उत्तल की बात करें तो बताओ उत्तल तो देखो रंगा हुआ भाग बगल है, तो इसके सामने है, ये कहाँ है, पीछे है। तो बताओ इतना समझ में आ गया। अब चलो यहाँ हम सिर्फ समझते हैं अब अगला क्वेश्चन उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ तो, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए, यही है ना। अब बताओ कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण। अभी हम पीछे कौन दर्पण बताए हैं बताओ तो, अवतल दर्पण। अब है यहाँ पर कौन दर्पण, तो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस की क्या लिखना है, परिभाषा। अब उत्तल दर्पण से है समझना क्या होगा, तो बताओ तो परिभाषा वही रहेगा कि अलग है, वही रहेगा, सिर्फ इसमें क्या बदलेगा, हाँ इसमें सिर्फ क्या लिखाएगा, मिलती हुई प्रतीत। तब तो समझ में आ गया। तो लिखेंगे क्या, उत्तल दर्पण के, तो बताओ उत्तल दर्पण यही है ना, उत्तल दर्पण की पहचान करने आता है ना, अंदर की ओर क्या रहता है, कलई की ओर रहता है। तो उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, तब उत्तल दर्पण ये है, मुख्य अक्ष यही है, इसके समांतर आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई, तब बताओ मुख्य अक्ष यही है, और जिस बिंदु पर मिलती हुई, तब बताओ इसी बिंदु पर यहाँ आकर क्या किया, मिल गया ना। तब जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तब बताओ मिलती हुई ना प्रतीत हुआ है, काहे मिलती हुई प्रतीत हुआ, ओरिजिनल से क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये यहाँ पर पड़ा तो इधर चल गया, तो इधर प्रधान अक्ष कहीं मिलेगा, इधर चल गया कहीं प्रधान अक्ष मिलेगा इधर नहीं। लेकिन पीछे किए इस किरण को, इस किरण को भी पीछे किए, तो देखा कि प्रधान अक्ष पर मिला है, लेकिन कैसे मिला, मिलती हुई प्रतीत होकर। कैसे मिला है बताओ तो, मिलती हुई प्रतीत होकर मिला है। तो उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। बताओ समझ में आ गया। अब ध्यान में रखना, गोलीय दर्पण से पूछा जाएगा कि अवतल से कि उत्तल से, यही ध्यान रखना, हमको क्वेश्चन समझ के बनाना है। देखो और है कि उत्तल दर्पण के शॉर्ट में थोड़ा लिख दिए हैं, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, तो उत्तल दर्पण है, मुख्य अक्ष के समांतर ये कौन किरण है, आपतित किरण परावर्तित होकर, परावर्तित हुआ दर्पण से, दर्पण के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई, तो बताओ दर्पण के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। तो यहाँ पर डैश डैश से गया है तो क्या हुआ, प्रतीत होती है, तो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। हो गया। इसे प्रायः एफ से सूचित किया जाता है। बताओ किससे सूचित किया हुआ है, एफ से। अब देखो फिर ऑब्जेक्टिव यहाँ से आया, ये सब एक नंबर वाला इससे मिलता है कि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस काल्पनिक होता है। बताओ यहाँ पर मुख्य फोकस क्या है, काल्पनिक। काल्पनिक कैसे, तो हम इसको मान के न मिलाए थे कि इधर हमको मुख्य अक्ष पर तो मिला नहीं, इधर तो मुख्य अक्ष पर मिला नहीं, तो लेकिन पीछे ले गए तो इधर तो दर्पण रंगा हुआ है, तो रंगा हुआ है तब मान के ही ना चलेंगे, तब मान के ही चले हैं पीछे की ओर, यानी काल्पनिक हम आभास करके ले गए हैं। इसलिए कहा जाता है कि उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस क्या होता है, काल्पनिक होता है, यानी दर्पण के पीछे है तो काल्पनिक होगा। तो याद रखना ऑब्जेक्टिव बनेगा, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है, तो ऐसा कभी मत भूलना। उत्तल दर्पण का ना पीछे होता है सब कुछ, उसका काम वक्रता केंद्र फोकस वो सब पीछे होता है, इसलिए उसका मुख्य फोकस क्या होगा, काल्पनिक। बताओ उत्तल दर्पण का फोकस दर्पण के कहाँ होता है, तो पीछे स्थित होता है। बताओ रंगा हुआ भाग है उसको पीछे कहते हैं, चिकनी और चमकीली सतह उसको क्या बोलते हैं,
आगे कहते हैं। तो बताओ इतना समझ में आ गया। तो हम पूछेंगे कि बताओ उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहाँ होता है? तो दर्पण के पीछे होता है। बताओ वास्तविक होता है कि काल्पनिक होता है? ध्यान से सुनना। बताओ तो अगर हम पूछेंगे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है? तो वास्तविक। देखो इधर अवतल दर्पण है, मुख्य फोकस क्या है? और उत्तल दर्पण है तो क्या होगा? बताओ तो इसका मुख्य फोकस कहाँ है? दर्पण के सामने है या पीछे है? यानी अवतल दर्पण का मुख्य फोकस दर्पण के सामने होता है और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस दर्पण के पीछे होता है। ये जो इतना नॉलेज हुआ है, तो जब अवतल और उत्तल दर्पण में जब अंतर स्पष्ट करने के लिए कहेगा ना, तो खूब सारा लिखना। ये सब नहीं होगा, खूब सारा लिखाएगा। अवतल उत्तल पे इतना सारा पढ़ाए हैं, जब अंतर आएगा उसको हम बताएंगे। जब अंतर की बारी आएगा खूब लिखना। इधर भी दूगो बात में से लिखेंगे, फिर दूगो बात उत्तल में से भी लिखेंगे, दूगो बात अवतल में से भी लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे? कि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस काल्पनिक होता है, तो अवतल में क्या लिखेंगे? वास्तविक होता है। एक अंतर हो गया। फिर बोलेंगे कि उत्तल दर्पण का फोकस दर्पण के पीछे स्थित होता है, तो अवतल में क्या लिखेंगे? सामने स्थित होता है। तो बताइए सब अंतर में आ जाएगा कि नहीं? तो ये तो हो गया ये पूरा। अब चलो इससे आगे देखते हैं क्या। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। बताओ अब क्या समझेंगे? फोकस दूरी। बताते इसके बारे में तो बता ही चुके हैं कि फोकस दूरी पूछा है। तो बताओ फोकस दूरी तो मतलब फोकस और दूरी कहाँ से चलना है? बताओ तो ध्रुव से। या कहाँ तक चलना है? क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है। गोलीय दर्पण है तो दर्पण में कहीं भी चलते हैं दूरी मापने के लिए, कहाँ से चलते हैं? तो ध्रुव से चलना है। दर्पण से बात समझ में आ गया। और दूरी मापना है ना, तो दूरी मापना है वो भी दर्पण में, तो कहाँ से चलना होता है? ध्रुव से। और यहाँ क्या लिखा है? फोकस दूर है। तब फोकस तक चलेंगे। तब बताओ ध्रुव से लेकर अब फोकस के बीच की दूरी क्या होगा? फोकस दूरी। तो बताओ इतना इजी है, क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ। ध्यान से सिर्फ समझना है। दर्पण में दूरी मापना है, दर्पण में दूरी मापना है तो कहाँ से मापाता है? जो भी सब ध्रुव से। तो ध्रुव से लेकर कहाँ तक चलेंगे? फोकस तक चलेंगे। तो उसे क्या कहते हैं? देखो यहाँ आंसर में कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस, तो मुख्य फोकस के फोकस भी कहते हैं, के बीच की दूरी को गोलीय दर्पण की वक्रता फोकस दूरी कहते हैं। बताओ समझ में आ गया? बोलो तो हम क्या बताएं? के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को गोलीय दर्पण की क्या बोलते हैं? समझ में आ गया? बताओ तो यही ना है, ध्रुव यहाँ है और यहाँ देखो ये फोकस है, ये दोनों के बीच की दूरी को देखो क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। फिर देखो यहाँ भी चलो उत्तल में भी चलते हैं, ये ध्रुव है और ये मुख्य फोकस है, ये दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। बताओ समझाए थे ना फिगर के टाइम में। अब देखो इसे प्रायः एफ से सूचित किया जाता है। बताओ छोटा वाला एफ रहता है या बड़ा वाला? छोटा वाला रहता है यानी स्मॉल एफ रहता है। अब बड़ा एफ रहता है कैपिटल वाला, तो वो क्या है? ये मुख्य फोकस है, जिसको हम फोकस भी कहते हैं। है समझ में? और छोटा वाला एफ है तो क्या हो जाएगा? फोकस दूरी। तो दोनों में थोड़ा अंतर समझना, नहीं तो एक ही नहीं समझ लेना सबको। अब बताओ गोलीय दर्पण समझ में आ गया। अब गोलीय दर्पण का कै वो प्रकार, कितने प्रकार? तो कितने प्रकार है बताओ तो? 2 प्रकार है। कौन कौन? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण के हम समझते हैं। अब क्या समझते हैं? अवतल दर्पण समझते हैं। समझ में आया? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है समझो। अब उसी का एक और दर्पण का नाम है जिसका नाम क्या है? उत्तल दर्पण। इसकी फोकस दूरी समझते हैं क्या है। तो चलो अवतल दर्पण में अब बोलना है, सिर्फ इस दर्पण के बारे में बात होगा। पहले तो हम बता रहे थे गोलीय दर्पण से पूरा, हम किससे बताए थे? गोलीय दर्पण से पूरा बताए थे। अब यहाँ गोलीय दर्पण से पूरा बताए थे, मैं दोनों की बात चल रहा था। अब हमको सिर्फ सेपरेटेड किसके बारे में चलना है? अवतल दर्पण को। तो सिर्फ इस दर्पण के बारे में ही सोचना, उसको अभी नहीं सोचना है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है? तो देखो अवतल दर्पण में फोकस दूरी, तो अवतल दर्पण यही है ना, तो इसमें भी फोकस दूरी क्या होता है? तो फोकस दूरी। तब हम बताया ना दर्पण की दूरी पूछ रहा है, तो दर्पण की दूरी कहाँ से मापेंगे? ध्रुव से। और फोकस दूरी दिया है तब फोकस तक चलेंगे। तो बताओ दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो बस अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। समझ में आ गया? इससे फोकसांतर, देखो फोकस दूरी को नहीं लिखना चाहते हो इतना बड़ा, तब फोकसांतर भी लिख सकते हो। इसका दूसरा नाम फोकसांतर है, इसी को नभ्यांतर भी कहते हैं। याद रखना, कभी कभी दे देगा फोकसांतर, तो कन्फ्यूज नहीं हो जाना, फोकस दूरी का ही दूसरा नाम है। और नभ्यांतर भी इसी का क्या है?
तीसरा नाम है। तो आ गया समझ में। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। देखो हमेशा, ऑलवेज टू कहा जाएगा, इसका फोकस दूरी क्या होगा। क्यों ऋणात्मक था हम बताए थे, क्या बताए थे बताओ तो, कि हमने एक 2 चर वाला रैखिक समीकरण में ग्राफ समझते हो ना, इसी ना बनता था। इसमें भी है ग्राफ के रूप में चिन्ह परिपाटी, याद रखना, उस टॉपिक का इंतजार करना। टॉपिक का नाम क्या है, जब हम तुमको पढ़ाएंगे तो पूरी तरह से पता चलेगा कि प्रतिबिंब की दूरी अवतल में क्या होती है, वस्तु की दूरी अवतल में क्या होती है, सबका जो है बहुत सारा चीज़, फोकस दूरी, वक्रता केंद्र, इससे क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ऋणात्मक धनात्मक क्या होती है, बड़ा छोटा सबके बारे में समझेंगे। उस चिन्ह परिपाटी टॉपिक में आगे आएगा तो पढ़ाएंगे। अब बताओ, यहाँ मेन सेंटर होता है, इधर तरफ चलने पर बताओ तो धनात्मक कि ऋणात्मक। तो हम कहते थे, याद है कि ग्राफ में बताते थे, ये पूरा जो होता है ये क्षैतिज वाला को एक्स अक्ष मान लेते हैं, जो दायां तरफ प्लस में और बायां तरफ माइनस में, और ऊपर से नीचे ऊर्ध्वाधर वाला को बोले थे वाई अक्ष मान लेना, ऊपर वाला प्लस में और नीचे वाला माइनस में। तो इधर मेन सेंटर से इधर चलेंगे तो सिर्फ सब किस में होगा, माइनस में, और मेन सेंटर से इधर चलेंगे तो सब क्या होगा, प्लस में होगा। तो बताओ यहाँ क्या बोला है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक। तो बताओ अवतल दर्पण यही ना है, और इसका फोकस बताओ तो मेन सेंटर से इस तरफ है, तो मेन सेंटर से इस तरफ, तो बताओ क्या होगा। कभी यह चेंज होता है, कभी ग्राफ में तुम इसको मान के प्लस किया है, नहीं किया है, यानी कभी चेंज नहीं होगा, इसलिए लिखा हुआ है हमेशा। हमेशा यह क्या होती है, ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण, अब चलो तो समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, समझो बढ़िया से। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, अब इसके बारे में सोचना है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी की परिभाषा लिखिए, इसका क्वेश्चन आया हुआ भी है, ये भी आया हुआ है, ध्यान रखना। इसी को दूसरे तरह से भी पूछ सकते हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या है। तो चलो समझते हैं। उत्तल दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस, तो इसमें भी तो वैसे बोलेंगे ना, दर्पण की दूरी पूछ रहा था, कहाँ से मापेंगे, ध्रुव से, और उसके बाद फोकस है तो कहाँ तक जाना है, फोकस तक जाना है। तो बताओ दर्पण के ध्रुव यही है ना, और मुख्य फोकस यही है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की क्या होगी, दूरी होगी। तो बताओ बीच की दूरी क्या कहलाएगी। तो चलो इसको हम एक लैंग्वेज में बनाते हैं, भाषा में बनाते हैं, कि उत्तल दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, बताओ उत्तल दर्पण के ध्रुव यही ना है, और मुख्य फोकस यही है ना, आई दोनों के कहाँ बीच की दूरी को क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी कहेंगे। तुम सभी बोलना क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। अतः इसे प्रायः एफ से सूचित किया जाता है। इसको भी किससे सूचित करते हैं, एफ से, यहाँ लिखा हुआ है ना। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा, बताओ अब यहाँ मेन ध्रुव है, मेन ध्रुव, मेन सेंटर यहाँ मेन ध्रुव है, यहाँ से इधर की तरफ है ना, तो देखो मेन यहाँ से इधर की तरफ है। तो बताइए सब प्लस में होता है, कभी चेंज कर सकते हैं इसको, तो इधर से इधर भी है तो कभी भी चेंज हो सकता है, तो इसलिए यहाँ लगा हुआ है हमेशा क्या होता है, धनात्मक होती है। बात समझ में आ गया। अब चलो अब आगे समझते हैं। तो बताओ इस दर्पण में जितना पढ़ा, बोलिए दर्पण में अवतल और उत्तल सारा पॉइंट के हमने पूरा तरह से परिभाषित कर दिया। बताओ ऐसा कोई पॉइंट इसमें लग रहा है कि सर आपने ये तो पॉइंट अभी छोड़ दिए, अभी ना पढ़ाए हैं, कौन ऐसा लग रहा है बताओ। एक बार फिर से देख लेते हैं। वक्रता केंद्र के बारे में पढ़ाइए दिए, ध्रुव के बारे में पढ़ाइए दिए, पढ़ा दिए है ना। इसके बाद ध्रुव के बारे में, उसके बाद हमने मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष पढ़ाइए दिए क्या। इसके बाद ध्रुव से चले थे और वक्रता केंद्र तक के, तो वक्रता त्रिज्या ये भी पढ़ाइए दिए। ध्रुव से चले थे फोकस तक, ये भी पढ़ाई दिए। और दर्पण की जो चौड़ाई था, दर्पण का द्वारक भी पढ़ाई दिए। तो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। सेम यही चीज़ उसमें भी है, तो कंप्लीट हो गया। चलो कुछ ट्रिक यहाँ बता रहे हैं। ध्रुव के बाईं, तो ध्रुव यह ना है, ये मान के चलो, अगर हम फिजिक्स में चले तो इसको क्या मान लेते हैं, ध्रुव। तो ध्रुव से बाईं, तो ध्रुव से बाईं इधर तरफ हुआ, और नीचे, अब हम नीचे चलेंगे, ध्रुव से बाईं चलेंगे यहाँ से, और नीचे में चलेंगे तो क्या होगा। तो देखो ध्रुव के बाईं और नीचे वाला में भी, तो देख लो नीचे वाला में भी तो क्या है, माइनसे में है। नीचे वाला में भी क्या है, वाई डैश है, मतलब क्या माइनस है। तो ध्रुव से बाईं चलो और नीचे भी चलो तो क्या होगा, माइनस। तो ध्रुव से, ध्रुव के बाईं और नीचे, तो देख लो ध्रुव है, इधर बाईं चले तो माइनस में हुआ, और नीचे गए तो नीचे भी तो कैथी में है, माइनस में ही है, तो माइनस हो गया। ध्रुव के दाईं और नीचे, तो ध्रुव के दाईं इधर में आ गया, आया ना। ध्रुव के दाईं और देख लो, तो ध्रुव के दाईं इधर तरफ है, तो दाईं है तो क्या है, धनात्मक है। तो बताओ ये ट्रिक समझ में आया। ये ट्रिक याद रखना, ऐसे भी तुमको हम यहाँ समझा ही दिया। चिन्ह परिपाटी में तो और बढ़िया से आ जाएगा। बताओ यहाँ समझ में आया है कि नहीं, आ गया तो बस क्लियर हो गया।
अब चलो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तुम सबसे, ठीक है। अब इतना क्या पढ़ रहा था, समझा है? पहले हम इतना बताए, सब समझ में आया? हम इतना पूरा इसके बारे में पूरा डीपली नॉलेज दिए, गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद जो भी था सारा पद को हमने बता दिया, समझ में आया बढ़िया से? अब चलो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है बताना, ठीक है। अब हम तुमको कहेंगे, तुम सब घर से इसको जो है हम तुम सबको होमवर्क दे रहे हैं, सुनना। ये जितना जो है ना 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन का मुजबानी बिना देखे हुए तुम इसका आंसर लिख के लाना। एक बार बढ़िया से समझ लेना, पढ़ लेना और पूरा बढ़िया से इसको आंसर मुजबानी लिखना है, देख के नहीं कि हाँ हमारा तो सर जी नज़दीक में है, नहीं छाप देते उसी में से, वैसे नहीं करना है, ठीक है। तो हम तुमको क्वेश्चन दे रहे हैं, निम्नलिखित को क्या करें? परिभाषित करें। निम्नलिखित का मतलब नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसको क्या करना है तुमको? परिभाषा देना है। तो चलो सबसे पहले तुमको ध्रुव देना है, ठीक है। किसके बारे में लिखना है? ध्रुव क्या है, यानी कि गोलीय दर्पण का ध्रुव क्या है, इसके बारे में देना है। वक्रता केंद्र के बारे में परिभाषा देना है, दे देगा ना वक्रता केंद्र के। इसके बाद वक्रता त्रिज्या का देना है। इसके बाद फोकस दूरी का देना है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष का, और क्या? द्वारक का। इसको कैसे देना है? तो सबसे पहला नंबर गोलीय दर्पण से देना। देखो हम इसी में कितना बताते हैं, गोलीय दर्पण से, पूरा गोलीय दर्पण से दे देना है। इसके बाद इसकी कितनी प्रकार? अवतल दर्पण। तो अवतलो दर्पण से फिर इस क्वेश्चन का तुमको परिभाषा देना है। अवतल दर्पण से फिर इस सारा को फिर अवतल दर्पण में ले जाकर क्या देना? परिभाषा करना। और फिर इसके बाद एक और है ना, उसका नाम क्या है? उत्तल दर्पण, ठीक है। इससे भी एक पूरी तरह से 6 का 6 क्या करना? तो यानी 3 टाइप से, तो कितना होगा? 6 या 18 क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा। एक गोलीय दर्पण से पूरा का परिभाषा देना है, दूसरा नंबर किससे देना है? अवतल दर्पण से, तीसरा नंबर उत्तल दर्पण से। ये 18 में से जरूर तुम्हारे एग्जाम में 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन मिल ही जाएगा। ऑब्जेक्टिव तो खूब मिलता है, एक आध को जरूर क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा ये 6 क्वेश्चन के अंदर में से। है समझ में? आगे जब तुमको हम फिर पढ़ाएंगे, जब ये गोलीय दर्पण का विभिन्न पद खत्म हो गया और जब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पूरा डीपली चलने लगेगा, पूरा बढ़िया से एकदम पूरा एकदम डीपली नॉलेज देंगे, उसमें यही सब रहेगा। तो अभी ये तुम कर लेगा तो वहाँ पर तुम पूरी तरह से जवाब देने लगेगा। तो समझ में आया हमारा बात? आया कि नहीं? तो ये 18 क्वेश्चन यहाँ हुआ, खुद कर लेना, दे देगा जवाब ना। सबके बारे में पढ़ाए हैं, बताओ। ध्रुव पढ़ावे किए हैं, वक्रता केंद्र पढ़ावे किए हैं, वक्रता त्रिज्या पढ़ावे किए हैं, फोकस दूरी भी पढ़ावे किए हैं, प्रधान अक्ष भी पढ़ावे किए हैं, और द्वारक भी पढ़ावे किए हैं। आ गया समझ में? कैसे देना है अवतल दर्पण से उत्तल दर्पण में कैसे लगा देना है बताए हैं, समझ में आया है ना? तो बस खुद बनाना है, मुजबानी बनाना है, किसी के कॉपी या किसी से हेल्प लेके नहीं बनाना। अब चलो 6 नंबर हो गया। आप कितना नंबर क्वेश्चन है? 7 नंबर। ये ऑब्जेक्टिव है, तो चलो ऑब्जेक्टिव अब ये पूछ लेते हैं, ठीक है। आंसर तो बेकार पहले कर दिए, पहले चलो बताओ। ऐसे भी तुमको ध्यान में तो होगा, अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या बताए थे? अभिसारी दर्पण बताए थे। और ये भी बताए थे 2 नंबर के लिए कि अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, याद है ना? फिगर के साथ बताए थे। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं बता चुके हैं। तो बताओ, ऐसे पूछा जाएगा अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, तो क्या बताओगे? और उत्तल दर्पण का दूसरा नाम अपसारी। क्यों कहते हैं इसके भी बारे में बताए हुए हैं 2 नंबर में फिगर के साथ। अवतल दर्पण का फोकस दूरी चिन्ह में कैसा होता है? तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी, तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी है ना चिन्ह में। चिन्ह का मतलब समझते हो ना, धनात्मक और ऋणात्मक। तो कैसा होता है चिन्ह में? तो बताओ तो ऋणात्मक होता है, बताए थे ना? तो देख लो क्या इसका आंसर हुआ, ऋणात्मक। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह में कैसा होता है? अब उत्तल दर्पण का है तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी इधर है तो धनात्मक हो जाएगा, तो चिन्ह में क्या है? धनात्मक है। गोलीय दर्पण में चिन्ह निर्धारण कहाँ से होता है? तो कहीं से भी बताइए, दोनों तो गोलीय ही दर्पण है ना। इसमें चिन्ह का निर्धारण, तो चिन्ह का निर्धारण कहाँ से करते हैं? यानी हम चिन्ह क्या इससे कहे थे कि प्लस प्लस की ओर है और क्या है माइनस की ओर है, तो कैसे पता कर लिए? सब कहाँ से? ध्रुव से मापने चले थे। तो चिन्ह का निर्धारण कहाँ से होता है? फिर अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी का चिन्ह कैसे पता करते हैं? अब हम बताए थे कि इसमें वस्तु किधरों रखो और उसका चिन्ह का पता करना है। यानी अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी का चिन्ह, तो वस्तु का दूरी, तो हम बताए थे कि वस्तु किधर रहता है? बाईं ओर। हम ये भी कहे थे कि वस्तु हमेशा किधर रहेगा? यानी जिधर तरफ तुम्हारा परावर्तक सतह है, तो इधर परावर्तक सतह है, बाईं ओर इधर है। इसमें भी तो परावर्तक सतह इधर है, तो सब बाईं ओर है। तो सारा बाईं ओर रहने वाले को क्या कहते हैं? ऋणात्मक। ठीक में बताए थे। और यहाँ भी देखो इधर है, बाईं ओर चलेंगे तो क्या होगा? तो बताओ उसमें क्या होगा? तो वस्तु की दूरी हमेशा क्या रहता है?
कोई दर्पण रहे, अवतल या उत्तल, हमेशा याद रखो, अवतल रहे चाहे उत्तल, कोई भी रहे, उसमें वस्तु की दूरी क्या होगी, काहे ऋणात्मक, क्योंकि वो हमेशा बाईं ओर रखा जाएगा, इसलिए वो क्या रहेगा, ऋणात्मक। तो बताओ इतना क्वेश्चन समझ में आया। तो इतना क्वेश्चन तुम्हारा हमने टेस्ट लिया, सब जवाब दिया है ना खुद है। तो चलो अब ये तुम्हारा क्लास अब क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट क्लास चलेगा क्या, हम बता देते हैं, सुन लो। अब इसके बीच में संबंध देखेंगे, एफ और आर। एफ मतलब क्या, छोटका मतलब फोकस दूरी, और वक्रता त्रिज्या मतलब आर, इसके बीच में अब रिलेशन बताएंगे, इसके बीच में क्या रिलेशन है। तो वो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या रिलेशन है, तो बताएंगे वही चीज़ कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, यानी एफ बराबर क्या होता है, r/2। इसी के बारे में अब कल पढ़ाएंगे, और इसी के बारे में अब पूरा अगला लेक्चर होगा। इस पर मैथ भी आएगा, जो हर साल ऑब्जेक्टिव में पूछता है, हर साल तुमको कहाँ रहेगा, ऑब्जेक्टिव में रहेगा, और बढ़िया से इसको पढ़ाएंगे। और इसी को फिर हम सिद्ध भी करेंगे। बताओ, सिलेबस में बताए थे कि इसको हमको प्रूव भी करना होता है अवतल और उत्तल दर्पण में। परीक्षा में पूछ दे कि गोलीय दर्पण में बराबर r/2 सिद्ध करे, तो दोनों करना पड़ेगा, अवतल लेके और उत्तल लेके। और सिर्फ अवतल लिया तो समझना सिर्फ हमको सेपरेटेड अवतल दर्पण से पूछ रहा है, और उत्तल दर्पण रहेगा तो उत्तल दर्पण। तो ये सब हम कल पढ़ाएंगे, कल कोई एब्सेंट नहीं रहना, क्योंकि कल भयानक टॉपिक 5-6 नंबर वाला, क्योंकि तुमको पता है फिजिक्स का क्या नंबर होता है, 6 नंबर, ये बताएंगे। तो पहले तो इसके बारे में डीपली नॉलेज देंगे, इस पर मैथ बताएंगे, तब चलेंगे सिद्ध करने के लिए, तब बढ़िया से समझ में आएगा। तो बताओ समझ में आया इतना क्लास आज का, तब रहने दो, कल पढ़ाएंगे।